और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक पर कहा, आज 16वां वित्त आयोग उत्तर प्रदेश आया था और वित्त आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी 8 साल की उपलब्धियों को रखा। जो हम देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर वित्त आयोग संतुष्ट है। एक लंबी छलांग लगाने में हमारा राज्य सफल होगा। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं, उसे देखते हुए यूपी सरकार ने चर्चा की। सुनिए। आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पूरी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं, विभागवार हम लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं और मांगे रखी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 16वां वित्त आयोग आदरणीय पनघड़िया जी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को प्रदान करेंगे और उत्तर प्रदेश ने कई मामलों में पूरे देश में उल्लेखनीय काम किए हैं, उनको भी रेखांकित आदरणीय वित्त आयोग ने किया है। मैं हृदय की गहराइयों से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से आज प्रदेश के लिए जो मांग की है, वो खास तौर से सारे स्टेट्स के लिए जो अभी तक 41% शेयर मिलता है, उसके स्थान पर 50% मिलना चाहिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में किसी भी हालत में हमें 20% से कम न मिले, यही हमारी मांग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषकर पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्य हेतु 60 से अधिक दिव्यांग जनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांग भाई बहन हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। हमारी सरकार संवेदनशील और समावेशी सोच वाली है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा अलग अलग विभागों के लगभग 59 से ज़्यादा मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और बाकी भी आर्कियोलॉजी और कई प्रकार के विभागों में हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। दिव्यांग भाई बहन हमारे अपने समाज के अंग भी हैं और उनकी अपनी योग्यता है। किसी और क्षेत्र में जहाँ थोड़ी उनको कष्ट है, तो दिव्यांगों की परमात्मा ने गुण विशेष दिया है कि वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना सुख से जीवन जिए। इसलिए हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और खासकर के ऐसे वर्ग के लिए भी हम अपनी चिंता कर रहे हैं। आज जब हम 1 लाख से ज़्यादा नए पद भरने जा रहे हैं, ऐसे में दिव्यांग भाई बहनों को भी उनका हक मिले, इस दिशा में ये बड़ा काम हुआ था, मेरी अपनी ओर से बढ़ेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य के युवाओं से आग्रह किया है कि वो माओवाद को समझें और केंद्र और राज्य के सरकारें इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है, इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाए। वहीं अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी गिरफ्तार होने पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत अनेक अपराधी इसमें मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की जरूरत है। अपील भी करता हूं आम जन से भी कि जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारी उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी हम डेवलप कर देंगे। अनेक अपराधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन परिस्थितियों में हुआ सीज फायर, अमेरिका ने श्रेय लेने की क्यों कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने में सफल हो पाए। ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार से चाहता है। ये वो तमाम सवाल है जिनके उत्तर समूचा विपक्ष संसद में विशेष सत्र के जरिए सरकार से पाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से भारत की एकजुटता का अच्छा संदेश गया।
लेकिन अब देश के अंदर सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों ने तगड़ी बैठक की है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। बकायदा इस पत्र पर विपक्ष के 200 सांसदों के हस्ताक्षर का दावा किया गया है और विपक्ष की मांग है कि बीते 40 दिनों में जो भी कुछ घटा है उसके बारे में दुनिया के साथ संसद के जरिए देश के लोगों के साथ चर्चा जरूरी है। लिहाजा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे। अगर आप देखें तो एक तरफ दुनिया भर में हम सब एक है और सब सारे ऑपोजिशन पार्टीज हो, रूलिंग पार्टी हो, सारे लोग दुनिया भर में जाके पाक बेस्ड टेररिज्म को कैसे नष्ट नाबूद करना चाहिए ये बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता गंदी राजनीति ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके हमारे देश में करने, उसी के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। और ये भी सच आना चाहिए कि वो जो आतंकवादी थे वो कैसे आए, क्या वो पकड़े गए हैं, कहाँ गए हैं, कि भाजपा में उन्होंने प्रवेश लिया, ये भी पूछना जरूरी है। उधर सरकारी सूत्रों का कहना है कि सामने मानसून सत्र आ रहा है तो विशेष सत्र की मांग का कोई औचित्य ही नहीं। मानसून सत्र में विपक्ष के पास सवाल करने का मौका होगा और जवाब दिए जाएंगे। जग जाहिर है कि मानसून सत्र जुलाई में तय है, लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं। विपक्ष ने विशेष सत्र के पीछे अपनी मंशा भी साफ की है। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस बड़े देश के सामने जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको,
इमीडिएट एंड कंप्लीट। तो ये चिंता की बात है और इसके चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है। कुल मिलाकर 16 राजनीतिक दलों ने अपने सभी नेताओं के जरिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम लिखी है और संयुक्त रूप से संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग उठाई है। सभी दलों के नेताओं ने इस मांग को दोहराया है। देखना होगा ये विशेष सत्र आयोजित होता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान में सियासी उफान पर है। कांग्रेस जहां वार कर रही है तो वहीं बीजेपी का पलटवार भी कम नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करे जा रहे हैं। हाँ, बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी देखिए, हमारा ये जो मुद्दा है, इसमें सबको एक आवाज़ में बोलना चाहिए। जो सारे जो संसदीय दल गए हैं अलग अलग देशों में, वो भी अलग अलग पार्टीज़ के गए हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस गए हैं, वहाँ इनके पार्टी के भी एमपीज़ गए हैं और इन्होंने सबने एक वॉइस में बात की। और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत है। हम लोग किसको ये दिखा रहे हैं? हम एक रहें। हमारे देश पे अटैक हुआ है, हमारे देश पे जब कोई भी अटैक करेगा तो हमको एक आवाज़ में बोलना चाहिए। और मोदी जी ने इतना अच्छा इसको हैंडल किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और टेररिस्ट पे डायरेक्ट हम लोगों ने अटैक किया उनके कैंप्स पे।
और बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और उसके बाद आप इस तरह की बातें बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। मित्रों, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भोपाल में आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आए, बल्कि बयान देकर पाकिस्तान को मजबूत करने की मंशा और पाकिस्तान के सृजन की मानसिकता के साथ भोपाल आए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना और सैनिकों का लोहा माना जा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी सेना और सैनिकों के पराक्रम को पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, उस समय सेना और सैनिकों के को हतोत्साहित करने वाला ये बयान निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती का बयान है। राहुल जी कब मैच्योर होंगे, कब उनमें ये बचपना जाएगा? कभी पाकिस्तान के फेवर में बात करना, कभी चाइना के पक्ष में बात करना। जब पूरा हिंदुस्तान और हमारे बहुत सारे सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं, उस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी ये टिप्पणी निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आती है। राहुल जी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान ये स्वीकार नहीं करेगा। वो एक एजेंडे के तहत भोपाल आए थे, और यदि इस तरह की बयानबाजी वो करेंगे तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये पूरा मामला देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कल राहुल जी ने घोड़ों की बात करते हुए कहा है कि एक शादी का, एक रेस का घोड़ा होता है, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। देखिए, नेहरू परिवार हर समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर की तरह ही उससे बर्ताव करता है। अपने कार्यकर्ता को जानवर कहना, इससे ज्यादा साम्राज्यवाद और क्या होगा? मुझे आश्चर्य होता है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मैं आश्चर्य मानता हूं कि इस बयान के बाद भी वो बंधुआ मजदूर की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको जानवर कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। इन दिनों भारत के पूर्वोत्तर राज्य बाढ़ और बारिश से काफी परेशान हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्य काफी खतरे से ऊपर से बह रहे हैं और लोकल्स में भी पानी काफी ज्यादा नीचे चला गया है। जान माल से भी काफी ज्यादा क्षति हुई है। फिलहाल लोग कुदरत के आगे मजबूर हैं और असहाय नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मौसम सामान्य होगा और उनकी जिंदगी पटरी पर दोबारा लौटेगी। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित सिक्किम में बचाव और राहत अभियान चल रहा है। बारिश से बिगड़ते हालात, सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कुदरत के आगे त्राहिमाम चिल्ला रहा है। साथ ही देखिए ये रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट में मानो बारिश नहीं तबाही बरस रही है।
बर्बादी वाले सैलाब ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लाखों लोग बारिश और बाढ़ के सैलाब से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिख रहा है। बारिश और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर में मानो तबाही मचा दी है। अरुणाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ के बीच ये तस्वीरें देखिए। ये आदमी खतरनाक लकड़ी से बने पुल को पार कर रहा है क्योंकि इनके पास कोई और साधन ही नहीं। दूसरी तस्वीर इम्फाल की। लगातार बारिश के बाद इम्फाल में बाढ़ जैसे हालात, नदियों का ये रौद्र रूप, बादल मानो फट पड़ा हो। ये शांत सी दिख रही ब्रह्मपुत्र नदी अब अशांत हो चुकी है। अब ये नदी असम के लोगों के लिए वरदान है या अभिशाप, ये सवाल उठ रहे हैं। यूं तो इस सवाल पर हमेशा से बहस होती आई है, लेकिन अब सच यही है कि बाढ़ की सबसे ज्यादा बड़ी वजह अब यही ब्रह्मपुत्र नदी बनती जा रही है। इस बार भी वैसे ही हालात हैं। बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाओं के चलते अब तक 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों के मरने की भी खबर है। मानसूनी आफत के बादल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहर बरपा रहे हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार का जो मंजर दिख रहा है वो उत्तर पूर्व के राज्यों पर है। यहाँ लोगों की जिंदगी मानो हलकान है। बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो मानसून का ब्रेक फेल हो चुका हो। राज्य सरकार, प्रशासन लोगों की जिंदगी में आई इस आसमानी आफत से उबारने के लिए अपने जी जान लगा रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ बस तबाही और सिर्फ तबाही की है। भारी बारिश से भीषण तबाही की है। नॉर्थ सिक्किम के निचले इलाकों में सैलाब की है, लैंडस्लाइड की है, जिसकी वजह से कई घर तहस नहस हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में इस वक्त हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड और कहीं सैलाब का सितम कहर ढा रहा है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार मानसूनी बारिश ने तबाही मानो मचा कर रख दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की बात नहीं कही है, बल्कि बारिश की चेतावनी दी है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी आने वाले दिनों के लिए भी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई ये चेतावनी लोगों को बता रही है कि अभी सब अलर्ट पर हैं। राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है। अस्थायी पुल लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। गाँव की टूटी हुई कनेक्टिविटी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल हालात कितने मुश्किल हैं, ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद की जा रही है। सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की 15 नदियां इस वक्त उफान पर है। सबसे ज्यादा तबाही वाली तस्वीरें असम और सिक्किम से आ रही हैं। यहाँ असम के लोगों के लिए बाढ़ जैसे काल बन गई है। हर साल बारिश के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी मानो तबाही मचाती है। इसकी बड़ी वजह चीन है। असल में हर साल आखिर क्यों आती है बाढ़ और कैसे इससे होने वाले नुकसान को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इस पर सरकार को, प्रशासन को चर्चा और विमर्श करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने स्वागत के लिए, आपको बताते चले, विधानसभा में आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स ने ये ट्रॉफी जीती, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही लोगों ने उनका लोगों ने उन भारी भीड़ में जहां RCB को लोगों ने बहुत सराहा, साथ ही उन्हें बहुत सारा प्यार भी दिया।
फिलहाल खबरों में और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।